अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, मैं मोहम्मद शहज़ाद ख़ान आप तमाम ही बच्चों का अपने इस चैनल SKUGs में खैर मकदम करता हूँ। आप तमाम ही का इस्तकबाल करता हूँ। प्यारे बच्चों, झारखंड बोर्ड ने जो सेट सीरीज़ निकाली थी आपके लिए टर्म 2 के लिए, उसमें 5 मॉडल पेपर दिए थे जिनमें सिर्फ सवाल दिए गए थे। इस वीडियो की सीरीज़ में हमने ना सिर्फ सवालों को बल्कि सवाल के साथ उनके जवाब भी आपके सामने पेश किए हैं, ताकि आप उन सवालों को अच्छी तरह से याद रख सकें और इम्तिहान में अच्छे नंबर से पास हो सकें। ऐसी मेरी भी दुआ है और मेरी ख्वाहिश भी। टर्म फर्स्ट में किस तरह के सवाल आने वाले हैं, टर्म फर्स्ट और टर्म 2 शायद ज़्यादा मेरा ख्याल आपके दोनों ही पेपर एक साथ होने वाले हैं। तो टर्म फर्स्ट में आपके MCQ वाले सवाल आएंगे, अबा सदा वाले और ABCD वाले, और टर्म 2 के अंदर टर्म फर्स्ट में अबा सदा वाले आने वाले हैं और टर्म 2 में आपको छोटे बड़े मुख्तसर तरीन सवालात, मुख्तसर सवालात और तफसीली सवालात आपके शामिल होंगे। इन वीडियोज़ में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं दिए गए हैं, सिर्फ बड़े सवाल ही यानी मुख्तसर तरीन, मुख्तसर और तफसीली सवाल इसमें शामिल किए गए हैं। चूँकि यहाँ पर मॉडल पेपर सीरीज़ का ये लास्ट वीडियो है, तो आसानी सोचना है शहजाद सर का लास्ट वीडियो है, इसके बाद कोई वीडियो नहीं आएगा। मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हो सकते हैं, जब तक आपके एग्ज़ाम में टाइम है, जितने दिन आपका एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो मैं कोशिश करूँगा डेली उसके लिए कोई रैपिड रिवीजन वाली कोई वीडियो लेकर आता रहूँगा, ताकि आप अपने इम्तहान की बेहतर तैयारी कर सकें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, ताकि मैं आपको बेहतर से बेहतर आपके इम्तहान के लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट ला सकूं। ठीक है, चलिए, आपका कीमती वक्त बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करूँगा, सीधा आता हूँ मैं पेपर के जानिब। मॉडल क्वेश्चन पेपर 2021-22 टर्म 2 का पेपर है, उर्दू का है, क्लास 10th का है। और हिदायत आपको मैं बार बार पहले बता चुका हूँ, बस ये बताता हूँ कि ये सेट 5 का वीडियो है, यानी जो मॉडल पेपर दिए गए थे उसका ये 5वां पेपर है। इस पेपर को 3 भागों में बांटा गया है, सेक्शन A, B और C, है ना। ABC में किस किस तरह के क्वेश्चन शामिल किए गए हैं ये भी मैं आपको पहले बता चुका हूं। अगर आपने इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उन्हें जाकर देखें, ताकि आप अच्छी तैयारी कर सकें। आइए सवाल की जानिब चलते हैं। सवाल नंबर 1, भागवती ने किन 2 जिहादी औरतों को अपने घर में पनाह दी थी? जवाब, भागवती ने सलमा और किशन कंवर को अपने घर में जगह दी थी। आजमाइश चैप्टर से है। सवाल नंबर 2, कृष्णचंद्र की पैदाइश कहाँ हुई थी? जवाब, कृष्णचंद्र की पैदाइश गुजरांवाला यानी पंजाब में हुई थी। सवाल नंबर 3, मौलवी अब्दुल हक किस नाम से मशहूर हैं? जवाब, मौलवी अब्दुल हक बाबाए उर्दू के नाम से मशहूर थे। सवाल नंबर 4, दुशाला किसने लिखी? जवाब, दुशाला जीलानी बानो ने लिखी थी। सवाल नंबर 5, नज़्म गर्मी और देहाती बाज़ार किसने लिखी? जवाब, नज़्म गर्मी और देहाती बाज़ार जोश मली आबादी ने लिखी। सवाल नंबर 6, मुहावरा हवा से बातें करना का मानी बताते हुए जुमला बनाएं। जवाब लिखेंगे, मुहावरा है हवा से बातें करना, इसका मानी है बहुत तेज़ दौड़ना। इसका जुमला इस तरह इस्तेमाल करेंगे, घोड़ों की दौड़ में वही कामयाब होता है जो हवा से बातें करता है। ठीक है। सवाल नंबर 7, मुहावरा 9-2-11 होना का मानी बताते हुए जुमला बनाएं। जवाब, मुहावरा 9-2-11 होना का मानी है भाग जाना। जुमला, पुलिस को देखते ही चोर 9-2-11 हो गए। सवाल नंबर 8, राम साहब मल ने क्यों कहा कि कोई अंदर ना आने पाए? जवाब, अंग्रेज़ों के खिलाफ जिन लोगों ने बगावत में हिस्सा लिया था उन लोगों की गिरफ्तारी के लिए अंग्रेज़ों के सिपाही घूम रहे थे, इसलिए राम साहब मल ने कहा कि घर में कोई ना आने पाए, औरत मर्द बच्चा कोई भी घर में ना आने पाए, ताकि अंग्रेज़ लोग हमारे घर की तलाशी ना लें और हम किसी मुसीबत में, किसी जंजाल में ना पड़ जाएं। अब आप बोलोगे सर आप किसी सवाल को समझा नहीं रहे हो, एज इट इज़ पढ़ते ही जा रहे हो बस। तो बेटा, समझाने वाले काम सभी मैं चैप्टर्स की वीडियो में कर चुका हूँ। अगर मैं इन सवालों को भी समझाने बैठ गया तो आपके वीडियो बहुत लंबे हो जाएंगे, है ना। आधे घंटे का वीडियो आपके लिए 3 घंटे का हो जाएगा, क्योंकि हर सवाल को समझाने पर आ गए तो सभी सवालों को बहुत डिटेल में समझाया जा सकता है। मेरी कोशिश रहती है कि जब मैं चैप्टर पढ़ाऊँ तो मैं उसी में चैप्टर के वीडियो में ही हर बात को, हर सवाल को क्या करता हूँ, हर क्यूरी को क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो आपको क्या करना है,
अगर कोई ऐसा सवाल हो, कोई ऐसा चैप्टर हो जिसके सवाल आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहे हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और चैप्टर्स के वीडियो देखिए ताकि आप उन चैप्टर्स को अच्छी तरह क्लियर कर सकें। मैंने एक एक वर्ड को बहुत ज़्यादा डिटेल में बयान किया है, समझाया है। यकीन ना आए तो जाकर पहले देखें, फिर मुझे कमेंट में बताएं कि हाँ कौन सा चैप्टर आपको बहुत पसंद आया या कौन से चैप्टर को आपको अभी भी क्यूरी उसकी हल नहीं हो पा रही है। आप इसके लिए सवाल मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सवाल नंबर 9, सर सैयद ने इस्लाम में औरतों की क़द्र व मंजिलत और मुस्लिम क़ानून के बारे में किन ख़यालात का इज़हार किया है? जवाब, इस्लाम ने मर्दों के बराबर हुकूक और इख्तियारात दिए हैं। किसे? औरतों को। हालात नाबालिगी से लेकर बालिग होने तक जो इख्तियारात मर्दों के हैं वही औरतों के भी हैं। कोई मर्द किसी औरत से ज़बरदस्ती शादी नहीं कर सकता। औरत अपनी शादी खुद करने की मुख्तार है। औरत को शादी से क़ब्ल और शादी के बाद जो जायदाद मिले वो उसकी ख़ुद मालिक है और जिस तरह चाहे उसका इस्तेमाल कर सकती है। वो अपने माल से जायदाद ख़रीद सकती है और बेच भी सकती है। जिस तरह तमाम गुनाहों और सवाब के एवज़ औरत दुनिया और आखिरत में जज़ा और सज़ा पा सकती है जो मर्द पा सकता है। सवाल नंबर 10, उर्दू ज़बान पर कौन सा एतराज़ किया जाता है? जवाब, उर्दू पर एक एतराज़ ये किया जाता है कि ये मखलूत ज़बान है। इससे तो किसी को इनकार नहीं हो सकता कि ये ठेठ हिंदुस्तानी ज़बान है। अब रही ये बात कि ये मखलूत है, तो मखलूत होना कोई ऐब नहीं बल्कि एक एतबार से खूबी है। सवाल नंबर 11, खाका जिगर साहब में खाका निगार का पहली दफ़ा जिगर साहब से किस तरह मुतारुफ़ हुआ? जवाब, खाका निगार मोहम्मद तुफ़ैल की मुलाकात जिगर साहब से पहली बार लखनऊ में हुई थी। जब वो गर्मी के मौसम में लखनऊ पहुँचे, वो शौकत थानवी के घर सो रहे थे और उस वक्त जिगर साहब अपने अशार तरन्नुम से पढ़ रहे थे। इस शेर के साथ जो तरन्नुम था उसने आंखें खोल दी और शौकत साहब ने आवाज़ दी, भाई तुफ़ैल जाग रहे हो, आओ तुम्हें एक चीज़ दिखाएं। और जिगर साहब मुस्कुरा रहे हैं। उन्होंने शौकत थानवी से उनके मुतालिक पूछा तो खाका निगार ने खुद आगे बढ़कर अपना तारुफ कराया कि मेरा नाम मोहम्मद तुफ़ैल है। सवाल नंबर 12, अफसाना दुशाला में अम्मा जान दुशाले की हिफाजत के लिए क्या क्या तदबीर करती थी? जवाब, अम्मा जान ने दुशाला को एक लकड़ी के संदूक में छुपा के रखा हुआ था और उसको हिफाजती तौर पर किसी को पकड़ने भी नहीं देती थी। उन्होंने दुशाले के संदूक को एक ताला भी लगाया हुआ था और जब वो अपने बेटे के पास जा रही थी तो उन्होंने दुशाले को साथ ले जाना मुनासिब ना समझा और उसको ताला लगाकर वहीं ही छोड़ गई। उन्होंने दुशाले को इलाहाबाद का ताला लगाया हुआ था ताकि उसको कोई ना खोल सके। उनको दुशाले से बहुत लगाव था और उनको लगता था कि अगर वो कहीं गुम हो गया तो उनका सारा बचपन कहीं खो जाएगा। सवाल नंबर 13, मख्ता की तारीफ़ में मिसाल दें। जवाब, मख्ता अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। मख्ता के लगवी मानी काटने या क़ता करने के हैं। गज़ल या मख्ता का आखिरी शेर, ये मख्ता नहीं कसीदा है, ठीक है बेटा, गज़ल या कसीदे का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है मख्ता कहलाता है। मख्ता गज़ल के लिए ज़रूरी नहीं है। शायर हज़रात अमूमन अपना तखल्लुस मख्ता में इस्तेमाल करते हैं। जैसे एक शेर देखिए, काबे किस मुँह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। तो इस शेर में गालिब ने अपना नाम लिखा है, गालिब ने अपना तखल्लुस इस्तेमाल किया है, इसलिए इसे क्या कहेंगे? मख्ता कहेंगे। और गज़ल का पहला शेर क्या कहलाता है? मतला कहलाता है। वो गज़ल वाला वीडियो देखेंगे तो आपको सब बातें इजीली समझ में आ जाएगी। सवाल नंबर 14, बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अक़ल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी। शेर में किस सनअत का जिक्र किया गया है? इस सनअत की तारीफ़ लिखें। ऊपर जो शेर लिखा है इसमें कौन सी सनअत है? इसमें सनअत तलमीह। कैसे है देखिए। जवाब, इस शेर में सनअत तलमीह का इस्तेमाल किया गया है, गाया नहीं गया है। तलमीह से मुराद शेर या कलाम में किसी मशहूर वाक़े, किस्से, किरदार, शख्सियत या मजहबी रिवायत की तरफ इशारा करना होता है। तलमीह के अल्फाज बज़ाहिर मुख्तसर होते हैं लेकिन उनके पीछे पूरा किस्सा या पूरी तारीख छुपी होती है। मसलन मिसाल देखिए, क्या वो नमरूद की खुदाई थी, बंदगी में मेरा भला ना हुआ। तो जिस शेर में कोई ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए जिससे कोई कहानी, पूरा कोई किस्सा पेश आता हो, उसमें कौन सी होती है?
सनाते तलमी इस्तेमाल की जाती हैं। सवाल नंबर 15। अब ये हैं बड़े सवाल, निबंधात्मक सवाल, ऐसे टाइप क्वेश्चन, तफसीली सवाल। तो इनमें आपको जवाब कैसे देने हैं, बड़े बड़े देने हैं। सवाल नंबर 15। अफसाने की तारीफ़ और आगाज़ और इर्तिका का इजहार करें। जवाब, उर्दू में मुख्तसर अफसाना मगरिब के असरात की देन है। नसरी अदब में उर्दू अफसाने को अंग्रेज़ी अदब के ज़रिए मुतारुफ़ कराया गया। अगरचे इसकी उम्र ज़्यादा तवील नहीं है, मगर फिर भी मुख्तसर अरसे में नसरी अदब के इस सिन्फ़ ने दूसरे असनाफ़ की तरह अपनी एक अलग पहचान बनाई। वैसे तो सिन्फ़ अफसाना उर्दू अदब के लिए 20वीं सदी में एक अहम इजाफ़ा की हैसियत रखता है, लेकिन इससे ये मतलब नहीं लिया जा सकता कि इससे पहले किस्से कहानियों का रिवाज नहीं था। ये रिवायत बाकायदा तौर पर नसरी दास्तानों की शक्ल में मौजूद थी। उनमें ज़्यादातर माफ़ुक़ुल फ़ितरी अनासर की भरमार होती थी और दास्तानों के प्लॉट बड़े वसी और पेचीदा होते थे। दास्तानों के ज़माने में चूँकि ज़्यादा मसरूफ़ियत नहीं थी और दास्तानों के अलावा वक्त गुजारी का कोई ज़रिया न था, चुनाचे उस ज़माने में इस तरह के तवील किस्से ज़्यादा पसंद किए जाते थे। लेकिन जैसे जैसे साइंस ने तरक्की की, इंसान की मसरूफ़ियात बढ़ती गई और आहिस्ता आहिस्ता गैर फितरी किस्से अपनी दिलचस्पी खोने लगे और हकीकत पर मबनी किस्से और कहानियाँ मंजर आम पर आने लगीं, जिन्हें नावल और उसके बाद मुख्तसर अफसाने के रूप में पेश किया जाने लगा। जहाँ तक ख़ारिजी इर्तिकाई के पस मंज़र में अफसाने का सवाल है, तो इस सिलसिले में बहुत से नज़रियात पेश किए गए हैं। कुछ नक्काद प्रेमचंद को उर्दू का पहला अफसाना निगार मानते हैं और कुछ का ख्याल है कि प्रेमचंद से कब्ल ही इस नसरी सिन्फ़ का आगाज़ हो गया था। कुछ नक्कादों के नज़दीक इस नसरी सिन्फ़ को उर्दू में सज्जाद हैदर यल्दरम ने रोशनास कराया था। डॉक्टर फरमान फ़तेहपुरी इस सिलसिले में यूं रकम तराज हैं। उर्दू के पहले अफसाना निगार प्रेमचंद नहीं, सज्जाद हैदर यल्दरम है। उर्दू का पहला अफसाना प्रेमचंद का दुनिया का सबसे अनमोल रतन नहीं, बल्कि यल्दरम का नशे की पहली तरंग है। डॉक्टर सादिक अपने ख़यालात यूँ पेश करते हैं, उर्दू अफसाने का आगाज़ 1870 ईस्वी के लगभग उस वक्त होता है जब सर सैयद के हाथों गुजरा हुआ ज़माना वजूद में आया, जिसे उर्दू का अव्वलीन अफसाना करार दिया जा सकता है। इस सिलसिले में प्रोफेसर बेग ने बताया कि खतीजा नसीर में पहली बार अफसाने के नकूश मिल जाते हैं। बहरहाल सर सैयद या यल्दरम के हाथों इस सिन्फ़ का आगाज़ हुआ। इस बहस से ये हासिल होता है कि इस सिन्फ़ की बाकायदा तौर पर आबदारी और इसकी सिमत और रफ्तार को मुतय्यन करने का काम प्रेमचंद के हाथों अंजाम पाया। उर्दू के अव्वलीन अफसाना निगारों में सबसे अहम नाम प्रेमचंद का है। प्रेमचंद ने उर्दू अफसाने के लिए राहें हमवार की, इसलिए प्रेमचंद को ही उर्दू अफसाने का मौजिद करार दिया जा सकता है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह एडिगरलीन को मगरिबी मुख्तसर अफसाने का मौजिद करार दिया जाता है। इसमें शक नहीं कि प्रेमचंद से पहले भी बहुत से अदीबों ने अफसाने लिखे हैं, लेकिन वो अफसाने फ़नी लवाज़िम के तकाज़ों को पूरा नहीं करते। प्रेमचंद ने अपने अफसानों में इस्लाह मुआशरा और उस दौर के मुआशरे की अक्कासी करने की कोशिश की है। उर्दू अफसाने में हकीकत निगारी की रिवायत दरअसल उन्हीं से शुरू होती है। प्रेमचंद अपने इब्तदाई दौर में दास्तानों से मुतासिर हैं, चुनाचे उनके इब्तदाई दौर के अफसानों में दास्तानवी रंग मिलता है। अपने पहले अफसानवी मजमूए सोज़े वतन में वो ज़्यादा जज्बाती नज़र आते हैं। दूसरे दौर में प्रेमचंद ने अपने माजी की अज़मत का एहसास दिलाने के लिए प्रेमचंद 25सी, प्रेमचंद 32सी और प्रेमचंद 40सी के अफसाने लिखे। उन अफसानों में हिंदू राजपूतों की अज़मत और शुजाअत को पेश करते हुए लोगों के दिलों में हिब्बुल वतनी का एहसास पैदा किया। प्रेमचंद के अफसाना निगारी का तीसरा दौर इस्लाही है और सियासी है। इस दौर में निजात, नमक का दारोगा, सौतेली माँ, बड़े घर की बेटी, शतरंज की बाजी वगैरह अफसाने लिखे। इन अफसानों में प्रेमचंद ने मुतवस्सित तबके के हिंदू घरानों और हिंदुस्तानी देहातों की मुआशी, तारीख़ी और सियासी ज़िंदगी की बेहतरीन तस्वीर पेश की।
मुख्तसरन प्रेमचंद ने हर मौजू पर अफसाने लिखे। प्रेमचंद ने अपने फ़न को किसी तिलिस्म या तसव्वुराती दुनिया से वाबस्ता नहीं किया। उन्होंने हिंदुस्तानी आवाम की ज़िंदगी के हर पहलू को मौजू बनाया, यहाँ तक कि देहात में रहने वाले 90% आवाम और उनके मसाइल को अपने अफसानों में पेश किया। इस तरह प्रेमचंद के अफसानों को मसाइली अफसानों का नाम भी दिया जा सकता है। सोज़े वतन से लेकर वारदात तक के अफसानों में हिंदुस्तानी आवाम के मसाइल पेश किए। इन मसाइलों को पेश करते हुए उन्होंने हकीकत निगारी को ज़रूर पेश नज़र रखा। उसके बाद 1932 में अफसानों का एक मजमुआ अंगारे के नाम से शाया हुआ। इसमें रशीद जहान, अहमद अली, सज्जाद ज़हीर और महमूदुल ज़फ़र के अफसाने शामिल हैं। ये इस मकसद से लिखे गए कि समाज की मरवजा क़दरों पर चोट की जाए। उनका रवैया जारहाना और सनसनीखेज़ था। जिनसी मामलात में इन अफसाना निगारों ने बहुत बेबाकी से काम लिया था। 1936 में तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ हो जाता है और अदब को ज़िंदगी से करीब लाने की कोशिश से अफसाने की मकसदियत में नई जान पड़ जाती है। इसी ज़माने में रूसी और फ्रांसीसी अफसाना निगारों खुसूसन चेखोव, तरगेनेव, मोपासां, ज़ूला और फलाबीर से वाक़फ़ियत फ़राहम हुई और इसी ज़माने में फ्रॉइड की नज़रियात आम हुए और जिनसी मौज़ूआत पर शजर ममनुआ न रहे। अब चूँकि इसका जवाब थोड़ा तवील है, पूरा पढ़कर वीडियो लंबा नहीं करूँगा। आप यहाँ से चाहें तो रेजोल्यूशन को 720 करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये इसका नेक्स्ट पेज है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इजीली वीडियो को क्या कर सकते हैं, आराम से बाद में पढ़ सकते हैं। मैं खुद पढ़ूंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसके बाद ये इसका नेक्स्ट पेज है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वीडियो को पॉज कर लीजिए और उसके बाद यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब आते हैं हम सवाल नंबर 16 पर। खाका से अपनी वाकफियत का इजहार करें। खाका किसे कहते हैं, पूरा बयान करना है। थोड़ा मैं बयान कर देता हूँ, थोड़ा आप कर दीजिएगा। जवाब, खाका नसरी अदब की एक दिलकश सिन्फ है। इसका आर्ट गज़ल और अफसाने के आर्ट से बहुत मुशाबहत रखता है। मुराद ये कि अफसाना व गज़ल की तरह यहाँ भी इशारे किनाये से काम लिया जाता है, क्योंकि इख्तिसार इसकी बुनियादी शर्त है। खाके में किसी शख्सियत के नकूश इस तरह उभारे जाते हैं कि उसकी खूबियाँ और खामियाँ उजागर होती जाती हैं और एक जीती जागती तस्वीर कारी के पेश नज़र हो जाती है। एक चीज़ ऐसी है जो खाके की दिलकशी में इजाफ़ा करती है, और वो ये कि जिसका खाका पेश किया जा रहा है उसकी कमज़ोरियाँ कारी के दिल में उसके लिए नफ़रत नहीं बल्कि हमदर्दी पैदा करें और खाका पढ़कर वो बेसाख्ता कहें कि काश इस शख्स में ये कमज़ोरियाँ भी ना होती। मौलवी अब्दुल हक ने नामदेव माली और रशीद अहमद सिद्दीकी ने कुंदन का खाका लिख कर ये वाज़े कर दिया है कि खाके का मौजू अजीम शख्सियतें ही नहीं, मामूली इंसान भी हो सकते हैं। अच्छा बुरा, छोटा बड़ा, अमीर गरीब, हर तरह के इंसान का खाका लिखा जा सकता है, बशर्ते कि खाका निगार ने उसे हर रंग रूप में नज़दीक से देखा हो। उससे भी बढ़कर ये कि खाका निगार का कलम मुर्दा जिस्म में जान डाल देने के हुनर से वाकिफ़ हो। खाका सीरत निगारी है, ना सवाना उमरी। ये किसी दिल आवेश शख्सियत की धुंधली सी तस्वीर है। इसमें ना उसकी ज़िंदगी के अहम वाक़ियात की गुंजाइश है, ना ख़ास तारीख़ों की और ना ज़्यादा तफसील की। मुसन्निफ़ ने किसी शख्स में कुछ काबिल ज़िक्र ख़ुसूसियात देखी हों और उन्हें दिलचस्प अंदाज में बयान कर दे तो यही खाका है। मुसन्निफ़ ने ये ख़ुसूसियात बचश्म खुद देखी हों तो क्या कहना, वरना मंटो ने मीरा साहब लिख कर ये साबित कर दिया कि सुनी सुनाई बातों की बुनियाद पर भी एक कामयाब खाका लिखा जा सकता है। उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना के ड्राइवर से उसके साहब के हालात सुने और ये खाका लिख कर उनकी ज़िंदा तस्वीर बना दी।
अब है खाका का आगाज़ व इर्तिका। खाका का आगाज़ कैसे होता है, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लें, नहीं तो वीडियो 2 घंटे का हो जाएगा, फिर आप बहुत ज़्यादा क्या हो जाओगे, बोर हो जाओगे। ठीक है, अब मैं इसका वीडियो आप यहाँ से पॉज कर सकते हैं, फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद ये इसका नेक्स्ट पेज है और इस तरह ये बहुत तफसीली सवालात हैं। तफसीली सवालात के जवाबात बहुत बड़े होते हैं, बहुत तवील होते हैं। आप स्क्रीन रेजोल्यूशन को 720 कर लीजिए और उसके बाद एक एक करके आप क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बाद में तफसील से आराम से आप बैठ के पढ़ सकते हैं। ठीक है, मेरा पढ़ना बहुत ज़्यादा बेजा होगा, फिर भी अगर आप कहोगे तो हो सकता है मैं वीडियो दोबारा बना दूं, अगर आपको ज़्यादा ही दिक्कत आती है तो। ठीक है, आइए हम चलते हैं आज के सवाल नंबर 17 पर। कृष्ण चंद्र की हयात और उनकी अदबी कारनामों का जायज़ा लें। अब सुनिए जवाब। उर्दू के सबसे बड़े अफसाना निगार कृष्ण चंद्र 22 नवंबर 1914 को वज़ीराबाद ज़िला गुजरांवाला पंजाब में पैदा हुए। उनके वालिद का नाम गौरी शंकर चोपड़ा था, जो पेशे से डॉक्टर थे और जम्मू में तैनात थे। 1918 ईस्वी में उनका तबादला जम्मू से महिंड पुंछ में हुआ, जहां उन्होंने कृष्ण चंद्र को 5 साल की उम्र में प्राइमरी स्कूल महिंड में मेंडर में जमात अव्वल में दाखिल कराया। 5वीं जमात पास करने के बाद कृष्ण चंद्र को हाई स्कूल पुंछ में दाखिल कराया गया, जहां से उन्होंने 1929 में मैट्रिक का इम्तहान अच्छे नंबरात से पास किया। इसके बाद उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से 1933 ईस्वी में साइंस के मज़ामीन के साथ बीए का इम्तहान पास किया। फिर वहाँ ही 1935 में इंग्लिश लिटरेचर में एमए किया। लाहौर के लॉ कॉलेज में उन्होंने 1937 में एलएलबी की डिग्री हासिल की, मगर वकालत पसंद ना आई तो एक स्कूल के हेडमास्टर हो गए। यहाँ भी दिल न लगा तो मुलाजमत तर्क कर दी और सहाफ़त व अफसाना निगारी की तरफ माइल हो गए। 1938 में उनकी शादी लाहौर में विद्यावती से कराई गई, जिनसे 2 लड़कियां और 1 लड़का पैदा हुए। 1938 में कृष्ण चंद्र ने ऑल इंडिया रेडियो में मुलाजमत कर ली। इस सिलसिले में वो दिल्ली और लखनऊ में रहे। बाद में उस मुलाजमत से भी इस्तीफ़ा दे दिया और फिल्मी कंपनी में मुलाजमत शुरू की। यह सिलसिला 1943 तक जारी रहा। साथ ही उन्होंने मुंबई में मुकम्मल सकूनत इख्तियार कर ली, जहां इल्मी और अदबी मज़ामीन के अलावा रेडियो के लिए कहानियाँ लिखने लगे। ये सिलसिला आखिर उम्र तक जारी रहा। कृष्ण चंद्र की पहली अज़दवाजी ज़िंदगी बहुत नाखुशगवार रही। आखिर तंग आकर उन्होंने पहली बीवी को तलाक दे दी और 1961 में उर्दू की मशहूर अफसाना निगार सलमा सिद्दीकी से दूसरी शादी कर ली, जिसने ज़िंदगी के आखिरी लम्हात तक उनका साथ दिया। कृष्ण चंद्र ने मार्च 1977 में मुंबई में वफ़ात पाई और वहीं उनके जसद खाकी को सुपर्द आतिश किया गया। उनके जसद खाकी की राख पुंछ में भी लाई गई, जो इस वक्त के डिप्टी कमिश्नर जनाब मुजाहिद जैबुल्ला ने दरियाए पुंछ में बहाई। उस वक्त उनके हमरा बहुत से सरकारी अफसर भी थे। उनके अलावा पुंछ शहर की बहुत ही मुअज़्ज़िज़ शहरी भी थे, जिनमें एक कुनबा मश्क उस्ताद जनाब दीनानाथ रफ़ीक, मशहूर पंजाबी शायर अकाली दर्शन सिंह, साबिक लेबर कमिश्नर जनाब ग़ुलाम क़ादिर बांडे, साबिक नायब वज़ीर इतालियात एडवोकेट ख्वाजा मोहम्मदीन बांडे, रिसाला सितारों से आगे के एडिटर जनाब M.A. शमीम वगैरह काबिल ज़िक्र हैं। पुंछ में कृष्ण चंद्र के नाम पर एक पार्क भी बनाया गया है, जबकि सरकौंट में उनके नाम पर बज़्म चल रही है। जदीद दौर के अफसाना निगारों में कृष्ण चंद्र का नाम निहायत अहम है। वो एक ज़बरदस्त हकीकत पसंद अफसाना निगार थे। अगर उन्होंने तंगो तारीक गलियों का जिक्र किया है तो साथ ही साथ तीरोतार मनाजिल से निकाल कर रोशनी और सादा सड़कों को भी सैर कराई है। कृष्ण चंद्र का फ़न पुरअसर और देरपा है। उन्होंने अपने अफसानों में
कारी को शहर की चहल पहल दिखाकर देहात के दिलकश मनाजिर की सैर कराई और उसके बाद ज़िंदगी के तल्ख हकीकत से रोशनास कराया है। उनके अफसानों में रूमान और तहकीक हकीकत का बहुत ही खूबसूरत इम्तिजाज पाया जाता है। मौजूदा दौर के अफसाना निगारों में कृष्ण चंद्र का मकाम बहुत बुलंद है। उन्होंने ख्याल व बयान की लतीफ़ रआनाइयों के साथ अपनी इनफरादियत को अफसाने के पैकर में नुमाया किया है। उन्होंने फ़िक्र अंगेज़ अंदाज में मौजूदा समाजी कशमकश की मुसव्वरी की है। मंजर निगारी में कृष्ण चंद्र को एक अहम मुकाम हासिल है। उन्होंने शायराना रंगीन बयानी के साथ मनाजिर फ़ितरत की मुसव्वरी की है। किरदार निगारी में भी उन्होंने नफ्सियाती तज्जिया निहायत अच्छे ढंग से किया है। कृष्ण चंद्र के अफसानों में ज़िंदगी की तर्जुमानी पाई जाती है। अफसानों से हमदर्दी, उनके मुस्तकबिल का ख्याल, उनके साथ इंसाफ, उनके तरक्की के अहकामात का तज्जिया और इसी तरह के ख़ास मौज़ूआत में कृष्ण चंद्र ने लगभग 80 किताबें लिखी हैं, जिनमें नावल, अफसाने, ड्रामे और मुतअद्दिद तर्जुमे शामिल हैं। साथ ही जिनमें ज़िंदगी के नशेब व फराज, उसकी दिलकशी, आरजुओं और उम्मीदों के वाज़ेह तस्वीरें मिलती है। कृष्ण चंद्र के अफसानों में उनका एक नुक्ता नज़र है। उन्होंने इंसानी सीरत के मुख्तलिफ़ पहलुओं पर कामयाबी से रोशनी डाली है। कृष्ण चंद्र ने बहुत से इल्मी अदबी मज़ामीन लिखे हैं। उन्होंने अफसानवी अदब को बहुत बड़ा फ़रोग़ दिया है। वैसे वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो आप इसको यहीं से स्क्रीनशॉट मार लें, और अगर आप जितना मैंने ऊपर पढ़ा है अगर आप उतना भी पढ़ लेंगे तो आपके लिए वो भी बेहतर होगा। इतने से भी आपको नंबर मिल जाएंगे। इतनी डिटेल आपके लिए बहुत है। आपको ज़्यादा इसलिए बताया जाता है ताकि आप इतना सुनकर, इतना ज़्यादा पढ़कर आप कम से कम इतना तो लिख ही पाए। ठीक है, आपको 10 पेज पढ़ के बताए जाते हैं तो उम्मीद की जाती है 10 में से आप 5 पेज तो लिख ही पाएँ। ठीक है, आप बारी बारी जो भी पेजेस मैंने अप किए हैं इनका बारी बारी रेजोल्यूशन बढ़ाकर और वीडियो को पॉज करके आप क्या कर सकते हैं, बारी बारी इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आसानी से इनको क्या कर सकते हैं, बाद में याद कर सकते हैं। कृष्ण चंद्र का वीडियो, ये जो सवाल है बहुत ही ज़्यादा क्या है, बड़ा है, इसलिए मैंने इसको ज़्यादातर अप किया है। जितना मैंने पढ़ा है आप उतना लिख देंगे तो भी आपके लिए क्या हो जाएगा, बहुत है, काफ़ी है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट ले लिए हैं। आइए पढ़ते हैं हम अगला सवाल। सवाल नंबर 18। ढूंढोगे अगर मुल्कों मुल्कों, मिलने के नहीं नायाब है हम, ताबीर है जिसकी हसरत व गम, ए हम नफ्सों वो ख्वाब है हम। शेर की तशरीह अपनी ज़बान में करें। ऊपर जो शेर दिया गया है इसकी क्या करनी है, तशरीह करनी है। जवाब कैसे लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे सियाक़ से बाग। मंदरजा बाला अशार शाद अज़ीम आबादी की गज़ल से लिया गया है। ये शेर इस गज़ल का मतला है। ठीक है, अब करेंगे तशरीह। इस शेर में शाद कहते हैं कि एक दिन आएगा जब हम इस दुनिया में नहीं रहेंगे, लोग हमें मुल्कों मुल्कों ढूंढेंगे मगर हम किसी नायाब शय की मानंद हाथ नहीं आएंगे। हमारे साथियों याद रहे, हम एक ऐसे ख्वाब की मानंद हो जाएंगे कि जिसकी ताबीर सिवाय हसरत व गम के कुछ नहीं है। हमें पाने की ख्वाहिश अधूरी रहेगी और ना मिलने पर तुम्हें अफसोस होगा। ठीक है, वैसे इस वीडियो को बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको समझाया गया है। जब आप चैप्टर वाला वीडियो देखेंगे तो आपको ये सवाल बहुत ही ज़्यादा डिटेल में समझ में आएगा। यहाँ पर मैंने शॉर्ट तरीके से इसकी सिर्फ वजाहत की है, आगे आप इसको समझ सकते हैं। आइए पढ़ते हैं सवाल नंबर 19। मेरा पसंदीदा खेल पर एक मजमून अपनी ज़बान में लिखें। अब जो मेरा पसंदीदा खेल था वो मैंने लिख दिया। आप कोई दूसरा खेल भी यहाँ पर लिख सकते हैं, जो भी खेल आपको बेहतर लगता है, क्रिकेट, फुटबॉल वगैरह जो भी, आप उसका पूरा बयान यहाँ पर अपनी ज़बान में कर सकते हैं। किस तरह करना है एक निबंध आप सुन लीजिए, बाकी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। जवाब, मौजूदा दौर के मशहूर खेलों में बैडमिंटन का भी शुमार होता है। बैडमिंटन घर में और घर के बाहर भी छोटी जगहों में खेले जाने वाला खेल है, जिसे खेलने के लिए बहुत ज़्यादा जगह की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बल्कि इसे कहीं भी आसानी के साथ खेला जा सकता है। बैडमिंटन खेलने के लिए ग्राउंड की भी ज़रूरत नहीं होती, इसमें कम अज़ कम 2 लोगों की ज़रूरत होती है। इसके अलावा वैरिकेट और एक ये वर्ड है शटल कॉक, क्या है, शटल कॉक की भी ज़रूरत होती है, जो
2 तो रैकेट चाहिए होते हैं और एक शटल कॉक चाहिए होती है, ठीक है। ज़रूरत होती है बहुत ही हल्की होती है। बैडमिंटन खेलने में बहुत लुत्फ़ आता है। इसे खेलकर जिस्म में खून का बहाव सही रहता है, जो दिल की बीमारियों को दूर करने का सबब बनता है। इस खेल में ड्राइव और फ्लक 2 खिदमत हैं, जिसमें हिस्सा लेने वाला ज़्यादातर पॉइंट्स जीतता है। इस खेल के उसूल बहुत आसान है, लिहाजा हर कोई इस खेल को खेलना पसंद करता है। हमारे मुल्क में बैडमिंटन के लिए हर साल पेशावर खिलाड़ियों को खेलने के लिए इस खेल के मुकाबले का इनअक़ाद किया जाता है, जिसका एहतमाम स्कूल, ज़िला, रियासत और कौमी सतह पर मुख्तलिफ़ सतहों पर किया जाता है। इसमें जीतने वाला खिलाड़ी या टीम मेडल हासिल करती है और उसे भी इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता है। आजकल हमारे एशियाई ममालिक में बैडमिंटन खेल बहुत मशहूर हो रहा है, क्योंकि अब इस खेल को बैनुल-अक़वामी शोहरत भी हासिल हुई है। पीवी संधू हिंदुस्तान के मशहूर बैडमिंटन खिलाड़ी ने 2016 के समर ओलंपिक में हिंदुस्तान में पहली बार चांदी का तमगा जीता था, मेडल। हमारे लिए ये बड़ी खुशी की बात है कि हमारे मुल्क की लड़कियां भी बैनुल-अक़वामी सतह पर बैडमिंटन का खेल खेल रही हैं। बैडमिंटन खेलने के बाद हमारा जिस्म सेहतमंद हो जाता है और हम पूरी तवज्जो के साथ तालीम हासिल करते हैं। मैं कहता हूँ कि तमाम लोगों को ये खेल खेलना चाहिए, क्योंकि इसे खेलने से सेहत के साथ साथ दिमाग भी सेहतमंद होता है। बैडमिंटन ऐसा खेल है जो ना ज़्यादा महंगा है और ना ही ज़्यादा सस्ता। ये कम कीमत पर भी ख़रीदा जा सकता है और ये बड़ी कीमतों में भी ख़रीदा जा सकता है। अलग अलग कंपनियों के बैडमिंटन की अलग अलग कीमतें हैं, लेकिन इसके फ़वाइद पर गौर करें तो ये कुछ भी नहीं है। बैडमिंटन खेलने के लिए इसका सामान शहरों और देहातों में भी आसानी से दस्तयाब हो जाता है, यानी उपलब्ध हो जाता है। आजकल आप गली मोहल्ले में बच्चों को बैडमिंटन खेलता हुआ देख सकते हैं, और ये खेल हिंदुस्तान में मकबूल होने की एक और वजह यह है कि चूँकि हिंदुस्तान में आबादी बढ़ रही है, शहरों में जगह की क़िल्लत है, लिहाजा क्रिकेट खेलने के लिए बहुत जगह की ज़रूरत है, लेकिन बैडमिंटन छोटी जगह में भी खेला जा सकता है। इसलिए बैडमिंटन मेरे चंद पसंदीदा खेलों में से एक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे ज़रूर पूछें। अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, और ये ना सोचें कि ये लास्ट वीडियो है, ठीक है। ये ना सोचें ये सेट 5 का लास्ट वीडियो है। मैं कोशिश करूँगा इसके बाद भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ भी बहुत जल्दी कराऊँगा, और ये भी उम्मीद करता हूँ जितना प्यार, जितना ख्याल आपने इस वीडियो को दिया है, आपने सेट 5 के जो वीडियोस को जितना पसंद किया है, आप आगे भी उन वीडियोस को उतना ही पसंद करेंगे। वीडियो जितना आप देखते हैं, आप लाइक कभी नहीं करते हैं, प्लीज़ वीडियोस को लाइक ज़रूर करें, ताकि मुझे पता चलता रहे कि आप वीडियो पसंद करते हैं। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही अच्छे कंटेंट के साथ। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। खुदा हाफिज़।